अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th केमिस्ट्री एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके नोट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इन नोट्स में कंसेप्ट और वर्डिंग बुक की यूज़ की है ताकि आपको समझना और याद करना आसान हो। स्टूडेंट्स, एज यू नो, बोर्ड में 24 शॉर्ट क्वेश्चन में से 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इन 24 में से ऑलमोस्ट 15 to 17 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से पिक होते हैं। तो जस्ट एक्सरसाइज कर ली जाए तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज meant बाय टर्म कैटिनेशन? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड दैट डिस्प्ले कैटिनेशन। स्टूडेंट्स, आपने कैटिनेशन को डिफाइन करना है विद एग्जांपल। बच्चों, ये जो वर्ड है ना कैटिनेशन, इसका मीनिंग होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि किसी चीज़ का अपने ही साथ लिंक होने की जो एबिलिटी होती है ना, जो प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स, कि कार्बन एटम्स का अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ लिंक होने की जो प्रॉपर्टी है ना, जो एबिलिटी है, जो खसूसियत है, और लिंक होने के बाद क्या बनाना? लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। स्टूडेंट्स, हम उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 कार्बन जो है ना वो आपस में लिंक हो रहे हैं। क्लियर? और इस कंपाउंड का नेम है एन पेंटेन। ये एग्जांपल है चेन स्ट्रक्चर की। और सेकंड है बेंजीन। बेंजीन एग्जांपल है रिंग स्ट्रक्चर की। तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? कैटिनेशन शो कर रहे हैं। दोनों के अंदर क्या है? कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ लिंक होकर लॉन्ग चेन्स और लार्ज रिंग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज कोल फॉर्म? कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है? कोल कैसे बनता है? कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बuried अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जब बच्चों आज से लाखों साल पहले एनिमल की डेथ होने के बाद प्लांट्स की डेथ होने के बाद वो प्लांट्स ज़मीन की सतह के नीचे बरिड हो गए थे। और बरिड होने के बाद उनकी क्या हुई? डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन हुई। तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल। और इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। कोल, वुड का कोल के अंदर कन्वर्ट होना, इट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और बेटा ये एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसके अंदर एयर जो है ना वो एब्सेंस होती है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लंबे अरसे तक स्लो प्रोसेस है। कितना टाइम बोला? 500 मिलियन ईयर्स। तब इस प्रोसेस को गुजर जाए तो वो जो वुड है वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ के अंदर? कोल के अंदर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस? आपने नेचुरल गैस, जिसको आप कॉमनली सुई गैस बोलते हैं, जो आप घरों में भी यूज़ करते हैं, उसकी आपने इम्पोर्टेंस बतानी है ना। वो 1 इज़ यूज एज अ फ्यूल। बच्चों, आप इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। फ्यूल कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप बर्न करें और बर्निंग से आपको क्या मिले? एनर्जी मिले, हीट मिले। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। तो बेटा आप इसको नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, वेयर इन होम्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज। इट इज़ यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स सच एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप बच्चे इसको गाड़ियों के अंदर भी एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। किस फॉर्म में? CNG की फॉर्म में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बच्चे ये ना अपने शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, एब्रीविएशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। CNG स्टैंड फॉर व्हाट? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर। बेटा ये कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी यूज़ होती है। और फिर वही कार्बन ब्लैक आगे यूज़ होती है शू पॉलिशेस में, प्रिंटर इंक के अंदर, और रबड़ बनाने के लिए, जैसे टायर वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज एज फूड। आपने बेटा इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ फूड यूज़ होते हैं। बच्चों, हम डेली लाइफ में जितनी भी फूड यूज़ करते हैं ना, द फूड वी ईट डेली सच एज मिल्क,
eggs, meat, vegetables, etc. They all contain carbohydrates, proteins, fats, vitamins. इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स होते हैं और ये सारे बेटा ऑर्गेनिक स्टफ है. They are all organic stuff. So we conclude organic compounds are used as a food. Question number 5. How alkyl radicals are formed? Explain with example. Alkyl radicals कैसे बनते हैं? Example से explain करें. बेटा जो alkyl radicals होते हैं ना, they are the derivatives of alkenes. ये अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं. इट मीन कि ये अल्केन से डिराइव होते हैं, अल्केन से बनते हैं. एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्केन. अब बेटा ऐसा करें, कोई भी अल्केन का मेंबर लें, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल बन जाएगा. दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन. जैसे सपोज करें फॉर एग्जाम्पल मीथेन. मीथेन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? CH4. इसमें से आप एक हाइड्रोजन को कम कर दें तो क्या बन जाएगा? CH3. अब बेटा ये एक अल्काइल रेडिकल बन गया. और वो जो इसका एक हाइड्रोजन कम होने से इसकी इक्विवेलेंसी फ्री होती है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर एक लाइन लगा के. और ये लाइन किस चीज़ पे शो कर रही है? बॉन्ड को, कि इसकी इक्विवेलेंसी फ्री है. क्लियर? कैसे बनते हैं? अल्केन में से एक हाइड्रोजन की रिमूवल से. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय R. और इनको नेम कैसे देते हैं? बेटा जैसे देखें अल्केन के एंड पे क्या आता है? एन आता है. आपने उसके नेम के एंड पे जो एन आता है ना, उसको रिप्लेस कर देना YL के साथ. जैसे मीथेन, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम करें तो वो बन जाएगा मीथाइल. What is the difference between N-propyl and isopropyl radicals? Explain with structure. आपने बेटा N-propyl और isopropyl में डिफरेंस बताना है स्ट्रक्चर्स के साथ. देखिए सबसे पहले चेक करें प्रोपाइल. इट मीन्स दे आर अल्काइल रेडिकल्स. ओके. और ये बनेंगे किस चीज़ से? अल्केन से. अल्केन के कौन से मेंबर से? प्रोपेन से. प्रोपेन में से आपने ना एक हाइड्रोजन को कम करना है. जब आप एक हाइड्रोजन को कम करेंगे ना, तो हमारे पास प्रोपाइल बन जाएगा. अब डिफरेंस आएगा, वो नॉर्मल प्रोपाइल बनेगा या आइसोप्रोपाइल, वो डिपेंड करेगा आप हाइड्रोजन कहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, कहाँ से रिमूव कर रहे हैं. अगर तो आप बच्चों सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो वो बनेगी हमारे पास आइसोप्रोपाइल. अगर आप टर्मिनल कार्बन से एंडिंग कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो उससे बनेगा हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल. जैसे ये देखें CH3, CH2, CH3, ये क्या है? प्रोपेन है. और याद रखना प्रोपेन जो है ना बच्चों इसके चेन स्ट्रक्चर होती है, इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होती, याद रखना. इट इज फॉर्म नॉर्मल प्रोपाइल कैसे बनेगा? व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव. टर्मिनल कहते हैं एंड लास्ट कार्बन से जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे ना प्रोपेन के स्ट्रक्चर से, तो उससे जो रेडिकल बनेगा प्रोपेन का, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल. जैसे देखें एंडिंग कार्बन कौन से? एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला. दोनों में से किसी में से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर दें. सपोज करें मैं इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ तो हमारे पास बन रहा है CH3, CH2 और CH2 और एक इसकी वैलेंसी फ्री है. तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल प्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल ये कैसे बनेगा? व्हेन सेंट्रल कार्बन इज रिमूव. जब बेटा आप सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे ना, इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल. जैसे ये देखें इसका सेंट्रल कार्बन ये वाला है. अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी CH3, एक हाइड्रोजन कम हो गया था तो क्या बन गया? CH, साथ में CH3. इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल. एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन के डिफरेंट रेडिकल्स एक्सप्लेन करें. ब्यूटेन्स की बेटा 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन. नॉर्मल जब चेन बिल्कुल क्या हो? स्ट्रेट हो. और आइसो जब चेन के साथ क्या हो? एक ब्रांच लगी हो. तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इसका नाम बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन.
रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल मतलब लास्ट कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करें इसमें से, तो बेटा हमारे पास बनेगा नॉर्मल ब्यूटाइल। बट अगर आप सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें, सेंट्रल कार्बन कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट और लास्ट कार्बन के दरमियान जितने भी कार्बन आते हैं ना, वो सारे के सारे सेंट्रल कार्बन होते हैं। वो चाहे एक कार्बन हो, चाहे 10 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सेंट्रल कार्बन। तो देखिए सेंट्रल कार्बन एक ये वाला है और एक ये वाला, दोनों में से किसी से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। सपोज करें मैं इसमें से रिमूव कर देता या इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा CH3। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या रहेगा? CH2 CH3। अब इसका नाम क्या बनेगा? देखिए ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन कम किया तो ब्यूटाइल, लेकिन इसका नाम क्या है? इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि बेटा आप जो कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं वो सेकेंडरी कार्बन था। कौन सा कार्बन था? सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन ऐसे कार्बन को बोलते हैं बेटा जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो। जैसे ये देखिए, ये कार्बन एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से अटैच था, तो इसका नाम क्या बन गया? सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, इसलिए इसका नाम बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आ जाए आइसोब्यूटेन पे। इसकी भी दो पॉसिबिलिटी हैं, टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे या फिर सेंट्रल कार्बन से। टर्मिनल कार्बन एक ये वाला है और एक ये वाला है। रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, तो जब आप बच्चों टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। बट अगर आप सेंट्रल कार्बन इससे हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ये देखें यहाँ से हाइड्रोजन को हमने क्या किया? रिमूव किया, तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। टर्शरी कार्बन बेटा ऐसे कार्बन को बोलते हैं जो डायरेक्टली 3 और कार्बन से अटैच हो। तो ये देखें, ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच था, एक इसके साथ और एक इस, डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा? टर्शरी कार्बन। तो अगर आप टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं जो कि सेंट्रल कार्बन था, तो इसका नाम बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप ये नोट्स PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जाम्पल। बेटा आपने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम्पल के साथ। An atom or group of atoms are the presence of double or triple bond which determine the characteristics property of an organic compound is known as functional group। बेटा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम या फिर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को क्या करे? डिटरमिन करे, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। मीन जो किसी फंक्शन को परफॉर्म करे, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल OH हाइड्रोक्सल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ये किस चीज़ का फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल्स का। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर आपको OH ग्रुप दिखने को मिले वो क्या होगी? अल्कोहल होगी। कैसे पता चला? OH से। इट मीन कि जो OH है उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? डिटरमिन कर रहा है। जैसे सपोज करें अगर आपके सामने ये लिखा हुआ CH3OH और आपसे मैं ये पूछूँ कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये ईथर है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो आप कहेंगे सर ये अल्कोहल है। कैसे पता चला? OH से पता चला। डन। व्हाट इज एन ईस्टर ग्रुप? राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। बच्चे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो? RCOORO, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्स बोलते हैं। और उनको हम जनरली यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। देखें R, इसको ऐसे लिख लिया, आगे का लिखा हुआ C, ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। साथ में क्या लगा हुआ है? O और R। बेटा ये जो है ना, ये बाई फंक्शनल है। ईस्टर जो है ना एक बाई फंक्शनल है क्योंकि इसका 2 फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। एक कार्बोनाइल ग्रुप जो कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप था और एक ऑक्सीजन जो कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप था। और इसके अंदर ये वाले जो R हैं इनको हम बोलते हैं R और R प्राइम। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट, बेटा ये इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला आप इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा. राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूली ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. बेटा आपने ना क्रॉस डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले बताने हैं किसके, बोला प्रोपेन और एन ब्यूटेन के. डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले को ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को शो करता है. द फॉर्मूला विच शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला. तो देखें प्रोपेन, प्रोपो का बेटा मीनिंग होता है 3 कार्बन. आप ऐसा करें 3 कार्बन लिख लें 1 2 3. और आपने बच्चे याद रखना एक चीज़ कि कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है. इसका मीनिंग इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 4. अब इसके साथ 4, अब इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दें 1 2 3 4. ऐसे ही इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दें 1 2 3 और ये एक 4. बाकी बेटा आप देखें इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके मतलब इसके 3 वैलेंसीज फ्री हैं. वो 3 वैलेंसीज आप हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई कर दें. 1 हाइड्रोजन, 2nd हाइड्रोजन, 3rd हाइड्रोजन. और अगर आपने एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने क्रॉस से शो करना है. इसलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला. इन द सेम वे इस कार्बन ने देखिए एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है और एक इस बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है. इट मीन इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है और 2 वैलेंसी फ्री है. तो जो वैलेंसी फ्री होती है उसको हम हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई कर देते हैं. तो कितने हाइड्रोजन आएंगे 2 1 2. और इसके ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और ये इसका एक. अब इधर आ जाए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3 1 2 3. तो ये देखिए बेटा मैंने फॉर्मूला शो किया किस चीज़ का, प्रोपेन का. इन द सेम वे ये ब्यूटेन का होगा, नॉर्मल ब्यूटेन. डिफाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. बेटा आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को डिफाइन करना है. सिंपल नाम से पता चल रहा है ऐसा फॉर्मूला जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करे. स्ट्रक्चर बेटा बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स और वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. के ऐसा फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट को शो करे. जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखें ब्यूटेन. ब्यूटा का मीनिंग होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4. आप 4 कार्बन लिख लें और एंड पे क्या आ रहा है एन. अगर एंड पे एन आ रहा हो तो इसका मीनिंग होता है सारे के सारे कार्बन बेटा सिंगल बॉन्डेड है. 1 ये इनके दरमियान आप सिंगल बॉन्ड लगा दें. अब बाकी बेटा आप इनकी हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें. ये देखिए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड बनाया हुआ है. और कार्बन की बेटा वैलेंसी होती है टेट्रा. इट मीन कि 4 बॉन्ड बना सकता है. एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इट मीन इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई है. और फ्री कितनी वैलेंसी है 3. तो बेटा जो वैलेंसी फ्री है वो हम हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई कर देते हैं. 1 2 और ये 3. ऐसे इस कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 2 वैलेंसी इसकी फ्री है तो वो 2 हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई. ऐसे इसकी भी 2 फ्री थी और इसकी बेटा 3 फ्री है. अब इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड, नाम बनेगा ब्यूटेन. और क्योंकि चेन बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका नाम बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन. ओके. अब बच्चों आइसो का मतलब होता है ब्रांच. आप ऐसा करें 3 कार्बन स्ट्रेट लिख लें और 4 कार्बन की क्या लगा दें, ब्रांच लगा दें कार्बन के ऊपर. और बाकी आप ये हाइड्रोजन लगा के इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें. तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन. राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल. आपने बच्चों कोल की क्लासिफिकेशन लिखनी है. कोल की ना बेटा 4 टाइप्स होती हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट. पीट में कार्बन कंटेंट होता है 60%, लिग्नाइट में 70%, बिटुमिनस में 90% और एंथ्रासाइट में 90%. यूजेस. पीट, इट इज इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल. बेटा ये ना कोल की हल्की क्वालिटी होती है. इंफीरियर कहते हैं लो क्वालिटी को. यूज इन किल, और ये कहाँ पर यूज होती है, किल में. ये जो भट्टे नहीं होते ब्रिक फैक्ट्रीज जहाँ पर ईंटें बनती हैं वहाँ पर ये यूज होता है. लिग्नाइट, ये सॉफ्ट कोल होता है
और थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, हीट से बिजली बनती है, वहाँ पर यूज़ होता है। बिटुमिनस कॉमन आम तौर पर ये यूज़ होने वाला कोल वो यही होता है जिसको आप लोग घरों के अंदर यूज़ करते हैं मोस्टली। एंथ्रासाइट सुपीरियर, बट जो ये गुड क्वालिटी का कोल होता है, हार्ड होता है और इंडस्ट्री में यूज़ होता है। व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? बेटा हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट, कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम हो, एक या फिर एक से ज़्यादा, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, cyclic compounds which contain one or more atoms other than that of carbon atoms, जिनमें कार्बन एटम्स के अलावा कोई और एटम हो उनके रिंग्स में, उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। जैसे ये देखें एग्जांपल, बच्चों ये ना उसने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है बेंजीन का, लेकिन यहाँ पर ना कार्बन की जगह पर क्या आ गया बोला? नाइट्रोजन आ गया। इट मीन के रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया, तो फिर ये कौन सा कंपाउंड हो गया? हेट्रोसाइक्लिक। और इसका नाम क्या है? पिरिडीन। और ये देखें, ये 5 कार्बन कंपाउंड था, इसमें कार्बन की एक कार्बन की जगह पर क्या आ गई? सल्फर आ गई। मीन रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया, सो इट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसका नाम क्या है? थायोफीन। Why are benzene and other homologous compound of benzene are called aromatic compounds? बच्चों बेंजीन और उसकी बाकी जो होमोलोगस कंपाउंड्स होते हैं उसकी सीरीज के, उनको हम बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्यों बेटा? सबसे पहले देखें एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सी कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक। ओके, और इनको एरोमेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्ड है ना अरोमा, इसका मीनिंग होता है स्मेल। बिकॉज दे हैव अरोमा आर द स्मेल दे हैव, इनकी ना बच्चे खास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, नेफ्थलीन। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।